तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आप कहोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर अभी तक यही तो थी। हाँ यही थी, पर अभी एक बार फिर से उनको IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अगले 5 सालों के लिए। वे 2019 से इस पद पर हैं, तो उनका नाम याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो स्थापना होती है 1944 में। ब्रेटन वुड सम्मेलन अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ ही। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 190 है। 190वां सदस्य देश कौन सा है? तो एंडोरा है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनिरुद्ध बोस। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया है। ये सिंपल वन लाइनर न्यूज है, इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करें, नेशनल जुडिशियल एकेडमी की, तो 1993 में स्थापना होती है और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में कार्य करता है। कहां पर है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा बजरनी बेनेडिक्टसन। इनका नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन और अभी ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वैसे इससे पहले भी वो यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2017 में, लेकिन मात्र जनवरी से लेकर नवंबर तक वो प्रधानमंत्री रहे थे 2017 में। देखो पहले आइसलैंड की बात करते हैं। तो ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल इसकी क्या है? रेक्जाविक। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और यहाँ के प्रेसिडेंट है गुडनीट जोहानसन और अब प्रधानमंत्री बन गए हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। अब फिर आपसे पूछ रहे सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा लॉरेंस वोंग। तो वर्तमान में अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है भैया? ली सीन लूंग है, पर वे अभी 15 मई 2024 को इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर अभी जो डेप्यूटी PM उप प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस तरह से वो सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं जो अब इस्तीफा देंगे, ली सीन लूंग इनका नाम है। ये 2004 से यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री बने थे ये। और ये सभी जितने भी अभी तक यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं ना, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये सभी एक ही पार्टी से हैं। पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। अब बात सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर सिटी हो गई। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट भी अभी नए बने थे, पिछले साल ही बने थे। इनका नाम याद होगा आपको, थर्मन षणमुगरत्नम इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये किस देश के अभी नए प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा कुवैत के। तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये इनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। शेख अहमद अब्दुल्ला नाम याद रख लो आप, बहुत बड़ा नाम है। और अभी तक जो यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसी कारण से अभी यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की बात करें, कैपिटल इसकी कुवैत सिटी होती है। करेंसी है कुवैती दिनार। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो आंसर होगा पैट कमिंस को। तो अभी विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पुरुषों में, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करेंगे तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया महिलाओं में किसे? नेट साइवर ब्रंट को। ये इंग्लैंड की है और ये सम्मान पाने वाली वो इंग्लैंड की पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हमने बात की विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की। इसके अलावा विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो हेली मैथ्यूज को चुना गया, ये वेस्ट इंडीज की है। वहीं विजडन लीडिंग टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया टेविस हेड को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो 4 अवार्ड हमने देख लिए, तो इन चारों के नाम याद रखना क्योंकि ये चारों प्लेयर्स को विजडन पत्रिका के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर चुना गया है। अब इनके अलावा विजडन ने टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की लिस्ट भी जारी की है। वो 5 के नाम भी मैं आपको बता दूं। एक हैरी ब्रुक है, वो इंग्लैंड से हैं। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से हैं। मार्क वुड इंग्लैंड से हैं। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से हैं और एशले गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया की है। और इन 5 में आप देखोगे तो ये एक महिला है। अच्छा, विजडन हम कर रहे हैं, ये विजडन है क्या? तो इसका पूरा नाम है विजडन क्रिकेटर अल्मानेक, जिसे शॉर्ट में विजडन पत्रिका कहते हैं।
ये ब्रिटेन से सालाना प्रकाशित होने वाली एक क्रिकेट मैगजीन है। इसकी शुरुआत 1889 में होती है और इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है, तो ये लाइन भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 9 क्रिकेटरों के नाम हमने देखे। अगर नीचे वाले 5 अगर आपको याद भी नहीं रहते हैं ना, तो ऊपर वाले 4 तो आप जरूर से याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहीं फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रश्मि कुमारी ने। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन कैरम चैंपियनशिप की, और ये कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। इस बार इसका 51वां संस्करण हुआ। इसमें महिलाओं में तो विजेता रही है रश्मि कुमारी, और इन्होंने 12वीं बार ये राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है। वहीं पुरुषों में विजेता रहे के श्रीनिवासन। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अक्षय भाटिया ने। तो टूर्नामेंट का तो नाम है वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन, जिसे अभी जीत लिया है भारतीय अमेरिकी गोल्फर जिनका नाम है अक्षय भाटिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। खेलों से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, तो ध्यान में रखना। इसमें राइडर कप के बारे में मैं पूछ रहा हूं, तो आंसर होगा गोल्फ। और एक अमेरिकी गोल्फ प्लेयर का नाम अभी हमने पढ़ा था, टाइगर वुड्स उनका नाम है। अभी अमेरिका का बॉब जॉन्स अवार्ड इन्हें मिला था। और ये ऑप्शन में जो मैंने नाम लिखे ना, ये सारे भारतीय गोल्फर हैं, जैसे कि अदिति अशोक, काफी बार आपने नाम सुना होगा, दीक्षा डागर का भी नाम सुना होगा, और वाणी कपूर का नाम भी अक्सर न्यूज में रहता है। यहाँ पे वो ऑप्शन लिखे हैं जो आपके अक्सर न्यूज में रहते हैं जब ये कोई खिताब वगैरह जीतते हैं, तो इनका संबंध गोल्फ से है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 में किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता, मीन्स सिंगल टाइटल जीता? तो आंसर होगा जोनाटन क्रिस्टी ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की, जो कि इस बार 41 नंबर का एडिशन है। ये 9 से लेके अभी 14 अप्रैल 2024 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? चाइना के निंगबो शहर में हुआ। और अभी इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है जोनाटन क्रिस्टी ने। ये कहाँ के हैं? ये इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है। वहीं वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो विजेता रही वांग जी यी, ये चाइना की प्लेयर है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान, हाँ भाई पूर्व कप्तान ही कहेंगे, रोहित शर्मा। और अभी T20 में 500 छक्के लगाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभी रोहित ने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 5 छक्के लगाए, और इसी के साथ उन्होंने T20 में अपने 500 छक्के पूरे कर लिए। दुनिया में ऐसा करने वाले वो 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, भारतीयों में तो पहले और दुनिया में 5वें। क्योंकि T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, जो वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने कितने छक्के लगा चुके हैं अभी तक? 1056। और भारतीयों में पहले रोहित शर्मा 500 छक्कों के साथ। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में डिस्कस थ्रोवर जिनका नाम है माइकोलास अलेक्ना, इन्होंने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपसे पूछ रहे ये किस देश के हैं? तो ये लिथुआनिया के हैं। तो लिथुआनिया के डिस्कस थ्रोवर हैं माइकोलास अलेक्ना, और इन्होंने अभी एथलेटिक्स इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कैसे? उन्होंने अभी 74.35 मीटर दूर तक डिस्कस जो थ्रो होता है वो करके, डिस्कस को फेंक करके ट्रैक और फील्ड में पुरुषों के सबसे लंबे समय तक चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड था वो कितना था और किसने बनाया था, कब बनाया था, बात करें तो पिछला रिकॉर्ड 74.08 मीटर का था, जो 1986 में बनाया गया था। किसके द्वारा? जुर्गन शुल्ट के द्वारा। वो एक जर्मन थ्रोवर थे। और ये देखो, ऐसा रिकॉर्ड था जो कि 38 सालों से कोई भी नहीं तोड़ सका, पर अब जाकर के तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये किस देश के हैं ये भी याद रखना, और कितना अब इनका नया रिकॉर्ड है, ये 3 पॉइंट आप याद रखना। तो नाम क्या है? माइकोलास अलेक्ना, लिथुआनिया के डिस्कस थ्रोवर है, और कितना अभी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? 74.35 मीटर का। लिथुआनिया की कैपिटल क्या होती है? विल्नियस होती है, यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, भारत के कुछ फेमस जो डिस्कस थ्रोवर है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस हैं अक्सर न्यूज में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ मेडल जीत के लाते हैं। जैसे उसमें से एक तो कमलप्रीत कौर का नाम तो आप सबने सुना होगा, एक कृष्णा पूनिया का नाम भी सुना होगा, नवजीत कौर डिल्लन का नाम भी सुना होगा। तो ये 2-3 नाम बड़े फेमस रहते हैं। जब भी डिस्कस थ्रो की बात आती है तो ये भारतीयों के नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को।
तो पुरस्कार का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। 2024 में ये इसका तीसरा संस्करण है। और किसे चुना गया? अमिताभ बच्चन को चुना गया। आपको याद है इसका जो पहला संस्करण था वो 2022 में दिया गया था किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिर दूसरा संस्करण 2023 में दिया गया था आशा भोसले को, और अब ये तीसरा दिया जा रहा है 2024 में किसे? अमिताभ बच्चन को। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है और मैंने आपको बताया, इस पुरस्कार की शुरुआत भारत रत्न और स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर जी की स्मृति में वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बस इतना ही याद रखना है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि कौन सा पुरस्कार है, कौन सा संस्करण है और किसे दिया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे मानद पामडी और पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा जॉर्ज लुकास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना पहले तो इसे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की। इस बार ये इसका 77 नंबर का एडिशन है, और ये एक अमेरिकी फिल्म मेकर हैं जॉर्ज लुकास। इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला है सर्वोच्च सम्मान जिसे मानद पाल्मे डी और कहते हैं, उसके लिए भी इनको चुना गया है। आप सबको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है? हर साल फ्रांस में होता है। और बात करूं लास्ट टाइम ये पुरस्कार किसे मिला था 2023 में? माइकल डगलस को मिला था। हजारों बार मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद भी होगा। माइकल डगलस का नाम याद आ गया? तो जिस तरह से माइकल डगलस का नाम आपने पिछले साल नाम याद किया था, इस साल याद रखेंगे आप जॉर्ज लुकास का नाम, याद रहेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर गगनदीप कांग को। तो भारतीय शोधकर्ता है डॉक्टर गगनदीप कांग, जिनको अभी वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 का जॉन डर्क्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन देता है ये पुरस्कार? कनाडा के गार्डनर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और वर्तमान में ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक हैं। कौन? डॉक्टर गगनदीप कांग। ये एक्चुअल में एक महिला है, और आप कह सकते हो ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अवंतिका वंदनपू। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा अवंतिका वंदनपू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये सम्मान मिला है। तो अवंतिका का नाम याद रखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी ACM टर्निंग अवार्ड 2023 को किसने जीता है? तो आंसर होगा एवी विगडरसन ने। तो इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये एवी विगडरसन, और इनको 2023 का ACM टर्निंग अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया। याद रखना इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एवी विगडरसन, इनको गणना के सिद्धांत में उनके मूलभूत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि के रूप में इनको $1 मिलियन की राशि दी गई है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है ये न्यूज वीक, और अभी इसके कवर पेज पर छपने वाले या नजर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये दूसरे बने हैं, तो फिर पहले कौन थे? तो पहले थी इंदिरा गांधी। 1966 में इस मैगजीन के कवर पर वो छापी गई थी या नजर आई थी। और इस इंटरव्यू में मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान पर खुलकर बात की है, साथ ही भारत के भविष्य के रोडमैप पर भी बात की है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को WHO के द्वारा ये विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चगास रोग जिसे साइलेंट एंड साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कई रोगियों में इसके लक्षण ही नहीं देखने को मिलते हैं। और इस बीमारी का नाम चिकित्सक कार्लोस चगास के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1909 में ब्राजील में एक बच्चे में इसका पता लगाया था। ये किसके कारण होता है? तो ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसे कहते हैं ट्रिपेनोसोमी क्रूजी, और ये परजीवी एक कीट यानी कि कीड़े के थ्रू जानवरों और इंसानों में फैलता है। पहली बार इस दिन को मनाने की हमने शुरुआत की थी 2020 में। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाए और जीवन की देखभाल करें। डीलिंग विद चगास डिजीज, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग केयर। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व कला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अप्रैल को। तो हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य यही है, आर्ट को, कला को बढ़ावा देना।
पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था। बात करें थीम क्या है, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, यानी कि एक अभिव्यक्ति का बगीचा कला के माध्यम से समुदाय का निर्माण। अच्छा, ये तो हो गया 15 अप्रैल। अभी 14 अप्रैल को भी एक दिवस हमने मनाया था जिसे वर्ल्ड क्वांटम डे कहते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये शब्द क्वांटम या क्वांटम फिजिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब इसे 14 अप्रैल को ही हम क्यों मना रहे हैं, तो देखो फिजिक्स में एक रिलेशन होता है जिसे आप कहते हैं प्लैंक रिलेशन, जिसको कैसे लिखते हैं उस रिलेशन को, E = h न्यू। ये V नहीं है, इसको पढ़ते हैं न्यू बोलते हैं इसको। E मतलब एनर्जी हो गया, H मतलब हो गया प्लैंक कांस्टेंट और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। क्योंकि V बोलूंगा तो V डिनोट करते हैं फिजिक्स में वेलोसिटी को। तो ये जो H है, जो प्लैंक कांस्टेंट जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी जो लगभग वैल्यू होती है वो होती है 4.14। तो यहीं से ये डे हो गया। 14 तो इसकी तारीख हो गई और 4 इसका महीना हो गया, 14 अप्रैल। अच्छा, इसी तरह से एक डे हम और पढ़ते हैं, पाई डे आपने पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 14 उसकी तारीख हो गई और तीसरा महीना हो गया, यानी कि 14 मार्च, वो भी हमने पढ़ा था। और वैसे 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। और ये भी ध्यान रखना, इसी दिन को इक्वलिटी डे के रूप में भी कहा जाता है या मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है इक्वलिटी डे किनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं या किस दिन मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं। B.R. अम्बेडकर जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चैत्य भूमि कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। तो हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी जेनेटिक डिजीज है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलने वाली है। और इसमें होता क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लोट नहीं होता है। मतलब अगर एक बार हमें कहीं चोट लग गई, कट लग गया, तो फिर वो खून बहता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। और इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं शाही रोग, क्योंकि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया, उनको ये रोग हुआ था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज यानी कि शाही डिजीज भी कहा जाता है, शाही रोग भी कहते हैं। अच्छा, इस बार की थीम की बात करें, थीम क्या है, सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। पहली बार इस दिन को 1989 में मनाया गया था। और बात करें 17 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो कि इस दिवस को मनाता है, उसके जो संस्थापक थे उनका नाम था फ्रैंक कैनबेल। उनका जन्मदिन होता है 17 अप्रैल को, इसीलिए 17 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे हीमोफीलिया के मामले सबसे पहले किस देश में पाए गए थे, तो आंसर होगा प्राचीन मिस्र में। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि हीमोफीलिया ये एक आनुवांशिक रोग है, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं रतौंधी, जिसमें रात के समय दिखना बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है, ये कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है या नहीं है, तो याद रखना वो एक आनुवांशिक रोग नहीं है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं वर्णांधता, वो एक आनुवांशिक रोग है, जिसमें कुछ रंगों में आप अंतर नहीं कर पाते हो अगर किसी को ये रोग होता है तो। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये साइंस का भले ही प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत चौथे स्थान पर है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। इस रिपोर्ट का नाम क्या है जो इन्होंने जारी किया, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक। जारी किसने किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन इसमें पहले स्थान पे कौन है, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे आयरलैंड है, चौथे पे भारत है। यहाँ पे भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगा करके $257 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है और चाइना और जर्मनी को पीछे छोड़ के चौथे स्थान पे आ गया। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया इस रैंकिंग को, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टिंग में ना किसी और नाम से जानते थे, मतलब इसका पुराना नाम हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। फिर 1995 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी पहली महिला हेड कौन है, नागोजी ओंकाजाइवेला, ये नाइजीरिया से है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 164 है और 164 नंबर का नवीनतम सदस्य ये अफगानिस्तान है।
अगर पूछूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी, तो मर्राकेश संधि के द्वारा 1994 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो आंसर होगा अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि अमेरिका का जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 2023 में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट रहा है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में बात करेंगे तो भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इसमें 10वीं रैंक पे रहा है, यानी कि दुनिया में 10वां सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर होगा दूसरा स्थान। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। किसने जारी किया है, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है अर्थ एक्शन नाम से, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया कि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन बढ़ गया है और कितना बढ़ गया है, 7.11%, यानी कि 2011 के बाद 7.11% की वृद्धि देखी गई है। अच्छा, प्लास्टिक कचरे बढ़ने का मतलब क्या हो गया, हम प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण से ये बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में 2024 में पूरे विश्व में 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हुआ है, जिसमें अगर भारत की बात करेंगे तो 7.4 मिलियन टन का उत्पादन केवल भारत ने किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनिया में जितनी भी प्लास्टिक वेस्ट है उसके 60% के लिए केवल 12 देश जिम्मेदार हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, जिसमें पहले स्थान पे चाइना को रखा तो दूसरे स्थान पे भारत को रखा है। और ये बताया गया कि भारत में पूरे साल भर में प्रति व्यक्ति कितना प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन करता है, 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, इतना उत्पादन होता है भारत में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है ये पूरे विश्व में सबसे कम है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि भारत सबसे ज्यादा या दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कर रहा है चाइना के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना। प्रति व्यक्ति जरूर हम कम कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ओवरऑल वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में हो रहा है, तो बेल्जियम में। कितना है, 147.7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अब आप देखो हमारा तो कितना है, 8 किलोग्राम। एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है प्लास्टिक कचरे का एक साल में, मात्र 8 किलोग्राम, और यहाँ पे 147.7 किलोग्राम। कहाँ पे, बेल्जियम में। और ये भी ध्यान रखना कि वेस्ट मिसमैनेजमेंट इंडेक्स में यानी कि कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में टॉप पर कौन है, तो इरिट्रिया है। यहाँ पे टॉप पे होने का मतलब है इसका मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है प्लास्टिक कचरे को लेकर के। और सबसे लास्ट में बरमूडा है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। अब यहाँ पे एक टर्म हमने देखी, प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो ये दिवस हम कब मनाते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस दिवस को आपको समझना पड़ेगा। देखो तो ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। ये उस वर्ष का वो बिंदु होता है या वो दिन होता है जब पूरे विश्व में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से जिस दिन ज्यादा हो जाती है उस दिन को हम प्लास्टिक ओवरशूट डे के रूप में मनाते हैं। मतलब उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो हमने कहा कि भैया हम 1 टन प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उस वर्ष जिस दिन हमारा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 1 टन से ज्यादा हो जाएगा वही दिन होगा प्लास्टिक ओवरशूट डे। क्योंकि हमने कहा 1 टन तक का तो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। तो जिस दिन हमारा उत्पादन 1 टन के बराबर हो जाएगा वो हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी उत्पादन होगा उसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारी क्षमता में नहीं आ रहा। समझ में आ गया, सिंपल सा समझाया मैंने आपको। तो इस साल किस दिन पड़ेगा ये दिन, प्लास्टिक ओवरशूट डे कब होगा, विश्व में होगा ये 5 सितंबर को, और भारत में 23 अप्रैल को मना रहे हैं। वैसे 23 अप्रैल आप जानते हो एक दिवस हम मनाते हैं, बुक्स एंड कॉपीराइट डे। ये अच्छा इंपॉर्टेंट डे है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब तो इस दिन इस वर्ष 2 दिन हो गए हमारे, ध्यान रखना। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और दिवस मैं आपको याद दिलाऊंगा, अर्थ ओवरशूट डे भी होता है। और ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन मानव उपभोग उन संसाधनों से अधिक हो जाता है जिन्हें प्रकृति पुनर्जीवित कर सकती है। तो वो होता है अर्थ ओवरशूट डे। 2024 में ये हम मना रहे हैं 25 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी मैंने आपको जानकारी दी है,
सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, इनको ध्यान में रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष पर्यावरण की हानि कहां पे हुई है, यानी कि कमी कहां पे आई है। तो इसका तो उत्तर होगा असम में। तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि 2001 से लेकर 2023 के बीच में भारत में फॉरेस्ट कवर जो है, वृक्ष आवरण जो है, उसमें 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है। और ये जो कमी हुई है ये कुल फॉरेस्ट आवरण का, फॉरेस्ट कवर का 6% है, मतलब 6% कमी आई है। और ये भी बताया गया कि ये जो कमी आई है इसमें से 60% कमी तो केवल 5 राज्यों में ही हो गई है, और उन 5 में भी सर्वाधिक कमी असम में आई है, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारे के सारे आपके उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो ये रिपोर्ट थी, ये मैंने आपको बता दी इसके पॉइंट्स, इनको ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम्स की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो अभी टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं तो वो है आलिया भट्ट, जिनको इसमें शामिल किया गया। अच्छा, आलिया भट्ट का नाम आते ही इनसे संबंधित 2 पुरस्कार आपको याद रखने हैं। एक तो अभी सऊदी अरब में जॉय अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, ये हमने पढ़ा था। और पिछले साल जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 की हमने बात करी थी, वहां पे गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसके डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम्स की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। वैसे ये केवल एक ही भारतीय नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय अभिनेत्री की, तब तो ये एक ही है। वैसे 2-3 भारतीय और हैं, जैसे कि एक भारतीय निर्देशक हैं देव पटेल, वो भी इसमें शामिल हैं, और एक जो हमारे रेसलर हैं साक्षी मलिक, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो प्रश्न यहाँ पे हमारा भारतीय अभिनेत्री से था, तो उत्तर आलिया भट्ट हो गया। तो ध्यान रखना इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। और इन्होंने ही अभी अपनी नई बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। इस बुक में उन्होंने क्या बताया? तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2022 में, जब एक प्रोग्राम के बाद उन पे एक हमला हुआ था। उस हमले में उन पे काफ़ी बार चाकू से वार किया गया, और उसी हमले के बाद उनकी एक आई साइट भी चली गई, एक आंख से अब उनको दिखता नहीं है। तो उसी खौफनाक अनुभव का जिक्र उन्होंने इस बुक में किया है कि वो कैसे वो हादसा हुआ उनके ऊपर, कैसे उस हादसे के बाद वो बाहर निकल करके आए। और ये जो उन पे हादसा हुआ था, वैसे तो मैंने आपको डिटेल में बताया था, उन्हीं की एक बुक है, उस पर काफ़ी विवाद छिड़ा था, और उसी के बाद ये हादसा उन पे किया गया। और अभी देखो, आप कोइंसिडेंस कह दो, इत्तेफाक कह दो, कुछ भी कह दो, अभी ईरान इजराइल वॉर का चर्चा हो रही है हर जगह। तो ये जो बुक है ना, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं ईरान से है। ईरान की तरफ से कई बार इनको मारने की धमकियां दी गई। और वो जो बुक जो विवाद का कारण बनी थी, वो बुक का नाम ज़रूर याद रखना, उसका नाम है द सैटेनिक वर्सेज। ये सलमान रुश्दी की बुक है, बड़ी फेमस है, और ये इन पे जो हमला हुआ ये बुक ही इसका कारण है। तो ये बुक का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। और इनकी एक और बुक आप याद रखना, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये उनका दूसरा उपन्यास, दूसरा नॉवल था, और जिसी के कारण उनको 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये 2 बुक तो आप ज़रूर याद रखना। और अभी लास्ट ईयर इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम विक्ट्री सिटी था, और अभी एक अवार्ड भी इनको मिला था जिसको कहते हैं लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये भी आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। तो अभी प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अच्छा, इस बुक को लॉन्च किसने किया है? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लॉन्च किया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय किससे 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो कौन से लड़ाकू विमान है?
LCA Mark 1, LCA मतलब हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। और कितने खरीद रहे हैं? 97। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और कितने में? तो लगभग 65,000 करोड़ रुपीस में। तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया स्वदेशी सैन्य उपकरण का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। और आप कह सकते हो कि ये LCA Mark 1A तेजस विमान का अपग्रेडेड वर्जन है। और ये विमान वायुसेना में MiG-21, MiG-23 और MiG-27 विमानों का स्थान लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वदेशी लड़ाकू विमान टेनर वेरिएंट में उड़ान भरी थी और ये देश के किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा लड़ाकू विमान में पहली उड़ान थी। तो विमान का नाम था टेनर वेरिएंट। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। और बात करें इसके CMD कौन है, तो CB अनंत कृष्णन है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैंक विरोधी मिसाइल प्रणाली जिसका नाम है MPATGM इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि है राजस्थान में, वहां पे स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है MPATGM मतलब मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इसका भी सफल परीक्षण किया। तो देश में ही मेक इन इंडिया के तहत बने इस मिसाइल सिस्टम को कहीं भी ले जाया सकता है और किसी भी टैंक को या बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया जा सकता है। इसके वजन की बात करेंगे तो 14.50 किलोग्राम है, लंबाई इसकी है 4.3 फुट और इससे 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। मेन पोर्टेबल है, यानी कि 2 इंसान मिलकर के उठा करके इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एंटी टैंक हो गई है, टैंक को उड़ा सकती है। गाइडेड मिसाइल है, एक बार आप इसे गाइड करके छोड़ दो कि भैया यहां जाना है, वहां जाके उसे फोड़ देगी। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो रशिया ने अभी अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण किया है रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने। इस अंगारा A5 रॉकेट को भारी पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अंगारा A5 रॉकेट का जो वजन है वो लगभग 773 टन है, लंबाई 54.5 मीटर है और ये लगभग 24.5 टन पेलोड अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। और आप कह सकते हो ये रूस के हैवी लिफ्ट रॉकेट के रूप में प्रोटॉन M की जगह लेगा। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा पेरिस में। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की, जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ। और क्यों हुआ? तो सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। तो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए इसका आयोजन हुआ है। और आपको याद हो तो इसी गृह युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था। याद है कि आपको उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी, उसका नाम है, याद रखना। और इसी गृह युद्ध के कारण आपको याद होगा इससे अलग होकर के एक नया देश भी बना था जिसे हम साउथ सूडान कहते हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीनतम देश भी है। और यूं भी कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नवीनतम सदस्य देश भी यही है। साउथ सूडान 193 नंबर का है। साउथ सूडान की कैपिटल क्या होती है? जुबा होती है, जबकि सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तुम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए अभी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो आंसर होगा CDP सुरक्षा। तो याद रखना, अभी केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है ये CDP सुरक्षा। यहाँ पे CDP का मतलब हो गया क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इसके थ्रू बागवानी किसानों के अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। और अभी इसके लिए 4 बैंकों के साथ एग्रीमेंट भी किया गया है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोंगटे यूलो त्योहार ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नीशी जनजाति होती है उनके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। नाम है लोंगटे यूलो त्योहार।
और उनके द्वारा जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा त्योहार है ये एक आदिवासी त्योहार है। और आप कह सकते हो ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, वरना वो जितने भी त्योहार मनाते हैं उसमें किसी न किसी जानवर की बलि दी जाती है। ये अप्रैल में वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। नाम है लोंगटे यूलो त्योहार। फिर आपसे पूछ रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है उसी का नाम है प्रोबा 3 मिशन, और इसे भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा। कोरोना, ये सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसे कोरोना कहा जाता है। पर इसमें एक समस्या ये आ जाती है कि सूर्य की ये जो बाहरी परत है वो सूर्य ग्रहण के वक्त ही दिखाई देती है, बाकी समय सूर्य की चमक के कारण उसे देख पाना मुश्किल होता है। तो उसकी स्टडी कैसे करी जाए? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस प्रोबा 3 मिशन में एक आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण करवाएगा। इसमें ये 2 अंतरिक्ष यान को भेज रहा है जिनके नाम है कोरोनोग्राफ और ऑकुल्टर, और ये सूर्य के कोरोना की स्टडी करेंगे। मतलब मैं आपको इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप फोटो देख करके समझ पाओगे। ये दोनों सैटेलाइट आपस में मिल करके 144 मीटर लंबा एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसे सोलर कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाएगा, और इससे वैज्ञानिकों को कोरोना का अध्ययन करने में, स्टडी करने में मदद मिलेगी। मतलब सूर्य ग्रहण से आप क्या समझते हो? जब सूरज के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी रोशनी हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, उसी को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो इसमें ये जो 2 अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं तो ये कैसे काम करेंगे? एक अंतरिक्ष यान के आगे, या यूं कहूं कि सूर्य और एक अंतरिक्ष यान के बीच में दूसरा वाला अंतरिक्ष यान आ जाएगा। तो जो पीछे वाला है उसको सूरज नहीं दिखाई देगा, उसके लिए वो सूर्य ग्रहण का काम कर गया। तो इस तरह से ये काम करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे। तो याद रखना, इस प्रोबा 3 मिशन को इसरो लॉन्च करेगा। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। सूर्य की स्टडी करने के लिए है। कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। किस रॉकेट का यूज होगा यहाँ पे? तो PSLV XL का। अच्छा, वैसे भारत का भी तो एक सूर्य मिशन है, हमने लॉन्च किया था। क्या नाम है उसका? आदित्य L1 मिशन। अभी यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में मिलेगा, और इसके जो हेड हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है जोसेफ। आपको याद होगा 2023 में हमने पढ़ा था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करने के लिए एक जूस मिशन लॉन्च किया था। यहाँ पे जूस का मतलब हो गया जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर मिशन, और इससे पहले इसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030। तो अभी इसरो के जो अध्यक्ष है S सोमनाथ, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण किया जाए। S सोमनाथ जो है हमारे इसरो के अध्यक्ष, ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं, और अभी उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारी कक्षा में 54 अंतरिक्ष यान क्रियाशील हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, और कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जो अब काम नहीं कर रही हैं। वो मलबे की तरह, कचरे की तरह अब वहां पे उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो बस इन्हीं बेकार हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए हमें काम करना है, अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाना है। 2030 का टारगेट है, याद रखना। वैसे इसरो के पास 2 और टारगेट हैं जो कि मोदी जी ने दिए थे। एक तो 2035 का टारगेट है कि भैया हमें अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन तैयार करना है, और एक टारगेट है 2040 का जिसमें हमें चांद पर इंसानों को भेजना है। और टारगेट में आपको ये तो याद होगा ही सही, हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट 2070 का है, और ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य 2047 का है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा धर्मशाला। धर्मशाला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में HPCA स्टेडियम ने एक नई प्रकार की पिच स्थापित की है जो BCCI के द्वारा अनुमोदित, यानी कि अप्रूव्ड होने वाली अपनी तरह की पहली पिच होगी। ये एक हाइब्रिड पिच है। अब ये हाइब्रिड पिच क्या होता है? मतलब मैदान में नेचुरल घास होती है, तो नेचुरल घास के साथ साथ पॉलीमर फाइबर की घास भी लगाई जाएगी। और अगर पूछे कि भारत की ये पहली हाइब्रिड पिच ये कौन सी कंपनी बना रही है, तो SIS ग्रास कंपनी, जो कि नीदरलैंड की है। तो ये आप ध्यान में रखना कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहां पे किया जाएगा?
तो हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो आंसर होगा जयसिंता कल्याण। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कहां की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा वाराणसी। तो अभी उत्तर प्रदेश के बनारस की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिल गया है। देश की आजादी के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग व गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी इजाद हुई थी। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता, बीच में सफेद रंग के लिए खोया व काजू का इस्तेमाल किया जाता है और अभी इसे जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध बनारस डलुआ धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। याद रखना, काशी को सर्वाधिक विविधता वाला जीआई शहर भी कहा जाता है। आप जानते हो किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है? तो अभी तक तो वैसे तमिलनाडु नंबर 1 पे था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया, जिसके सबसे ज्यादा उत्पादों को, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में। पहली बार जीआई टैग मिला था 2004 में। किसे? दार्जिलिंग टी को। ये पश्चिम बंगाल की है। तो ध्यान रखना ये।